आज आपको दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी की कहानी सुनाते हैं। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लंबे वक्त तक राज किया, जिसके पास लाखों लोगों की फौज थी, अपनी खुफिया एजेंसी थी, जिसके पास टैक्स वसूली का अधिकार था। आज दुनिया में अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे एप्पल या गूगल। मगर ये सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनाई गई थी। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी। मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि ये कंपनी कारोबार के बजाय सरकार बन बैठी। एक दौर ऐसा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में एशिया के तमाम देश थे। इस कंपनी के पास सिंगापुर और पेनांग जैसे बड़े बंदरगाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों की बुनियाद रखी। ये ब्रिटेन में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बंदरगाह पर जहाजों पर चाय चढ़ाते हुए। भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की फौज थी। ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के तमाम देशों के लोगों की जिंदगियों में दखल रखती थी। लोग चाय पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, और कपड़े पहनते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। जरा ईस्ट इंडिया कंपनी की आज की गूगल या अमेज़न से तुलना करिए। साथ ही इनकी संपत्ति में टैक्स वसूलने की ताकत जोड़िए। ये भी कि कंपनी के पास अपनी खुफिया एजेंसी थी और लाखों की फौज भी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर किताब लिखने वाले निक रॉबिन्स कहते हैं कि इस कंपनी की आज की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से तुलना की जा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत से ही अपनी फौज रखने की इजाजत मिली हुई थी। यहाँ भी इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जैसे आज की चीजों का असर और दखल था। वो कहते हैं कि जैसे आज कंपनियां अपने फायदे के लिए हुक्मरानों नेताओं के बीच लॉबिंग करती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस दौर की सरकार से नजदीकी रखती थी। नेताओं राजाओं को खुश करने की कोशिश में जुटी रहती थी। लेकिन आखिर ये कंपनी थी कैसी? क्या इसका भी मुख्यालय आज के गूगल या फेसबुक जैसी कंपनियों के शानदार दफ्तरों जैसा था? इसके मुलाजिमों को तनख्वाह कितनी मिलती थी? चलिए इतिहास के पन्ने पलटकर इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। अपने दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाने के लिए लोगों में होड़ मचती थी। मगर नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता था। किसी को भी नौकरी तब मिलती थी जब उसके नाम की सिफारिश कंपनी का कोई डायरेक्टर करे। कंपनी में ज्यादातर मर्द ही काम करते थे। सिर्फ साफ सफाई के लिए महिलाएं रखी जाती थीं। ब्रिटिश लाइब्रेरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज रखे हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी संभालती हैं मार्गरेट मेकअपीस। मार्गरेट बताती हैं कि कंपनी के छोटे मोटे कामों के लिए भी निदेशक की सिफारिश पर ही नौकरी मिलती थी। कंपनी में कुल 24 निदेशक थे। कंपनी में जितनी नौकरियां होती थीं, उनसे कई गुना ज्यादा नौकरी की अर्जियां आती थीं। अगर निदेशक की सिफारिश नहीं है तो किसी को भी नौकरी मिलना मुमकिन नहीं था। लंदन में कंपनी के हेडक्वार्टर में मुंशी या लेखक की नौकरी के लिए भी सिफारिश जरूरी थी। किसको नौकरी मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता था कि सिफारिश किसने की है। काबिलियत से ज्यादा कनेक्शन की वजह से नौकरी मिलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ सिफारिश से काम नहीं चलता था। कंपनी को इसके लिए पैसे देने पड़ते थे। उस वक्त करीब 500 पाउंड, जो आज करीब $52,000 या करीब 33 लाख रुपए। जितना बड़ा ओहदा उतनी ही ज्यादा गांटी मनी देनी होती थी। इसके अलावा मुलाजिमों को अच्छे बर्ताव की गांटी भी देनी पड़ती थी। आज बिना सैलरी के काम करना या काम करने के लिए पैसे देना बहुत खराब माना जाता है। कुछ कंपनियों को तो इसके लिए हर्जाना भरना पड़ा है। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी में करियर की शुरुआत बिना पैसे की नौकरी से ही होती थी। पहले तो 5 साल बिना तनख्वाह के काम करना पड़ता था, मगर 1778 में ये मियाद 3 साल कर दी गई। कई साल मुफ्त में काम करने के बाद जाकर कंपनी 10 पाउंड का मेहनताना देना शुरू करती थी। 19वीं सदी की शुरुआत होते होते कंपनी को खुद एहसास हुआ कि सिर्फ सिफारिश लाने वालों को नौकरी देने से कंपनी का भला नहीं होगा। कंपनी ने 1806 में अपने लिए कर्मचारी तैयार करने के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज शुरू किया। हेलेब्री में स्थित इस कॉलेज में कंपनी के मुंशियों बाबुओं को ट्रेनिंग दी जाती थी।
यहाँ पर कर्मचारियों को इतिहास, कानून और साहित्य के साथ हिंदुस्तानी, संस्कृत, फारसी और तेलुगु जबानों की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। आज फेसबुक और गूगल के शानदार हेडक्वार्टर्स की दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। आखिर कैसा रहा होगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय? लंदन में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय यकीनन आज के फेसबुक और गूगल के हेडक्वार्टर जैसा नहीं था, मगर अपने दौर के हिसाब से ये बेहद शानदार था। लंदन के लीडेनहॉल इलाके में स्थित कंपनी का मुख्यालय को 1790 में दोबारा बनवाया गया था। इसके दरवाजे पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज III की जंग करते हुए मूर्ति लगी थी। इमारत का अंदरूनी हिस्सा किसी महल से कम नहीं था। दुनिया भर से लगाए गए पत्थरों से जगमगाते हॉल और कमरे थे। कंपनी के कब्जे वाले शहरों की तस्वीरें भी लगी होती थीं। जंग में जीते गए सामानों की भी नुमाइश कंपनी के मुख्यालय में जोर शोर से की जाती थी। कहीं शेर के शिकार करने की मूर्ति थी तो कहीं सिल्क और कहीं सोने से जड़ा टीपू सुल्तान का सिंहासन। लंदन में कंपनी के कई गोदाम थे जो कंपनी की ही तरह शानदार थे। ये इंग्लैंड के लोगों पर रौब दाब कायम करने के लिहाज से बनाए जाते थे। बहुत बड़े और शानदार। आज बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों के झपकी लेने के अड्डे मुहैया कराती हैं, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने दौर में कर्मचारियों के रहने का भी इंतजाम करती थी। बहुत से कर्मचारी इसके लंदन के दफ्तर के कंपाउंड में ही रहते थे। कुछ लोगों को इसके लिए पैसे देने पड़ते थे, तो कुछ लोगों को ये सुविधा मुफ्त में मिलती थी। कंपनी की सुविधाओं का बेजा इस्तेमाल करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। कंपनी के इंग्लैंड के बाहर के दफ्तरों में काम करने वालों को भी रहने की सुविधा मिलती थी। कर्मचारी हमेशा अपने सीनियर्स की निगाहों में रहते थे। अनुशासन सख्त था। शराब पीकर किसी से बदसलूकी करने पर कर्मचारियों को कैद में रखा जाता था। विदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के ठिकाने अलग अलग तरह के होते थे। जैसे सूरत में कंपनी की फैक्ट्री के साथ ही चर्च, लाइब्रेरी और हमाम था। वहीं जापान के हिराडो में बाग थे और स्विमिंग पूल भी होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वालों को खाना भी दिया जाता था। जैसे ही मुलाजिम दफ्तर आते थे उन्हें नाश्ता दिया जाता था। विदेश में कंपनी के ठिकानों में लोगों को खाना दिया जाता था। हालांकि खर्च में कटौती के नाम पर ये सुविधा 1834 में बंद कर दी गई थी। 1689 में सूरत की फैक्ट्री का दौरा करने वाले अंग्रेज पादरी जॉन ओविंगटन ने लिखा था कि वहां पर एक भारतीय, एक अंग्रेज और एक पुर्तगाली रसोइया थे। इसका मकसद था कि सबको अपनी पसंद का खाना मिले। लोगों को मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का खाना मुहैया कराया जाता था। इतवार को खाने की वैरायटी बढ़ जाती थी। सूखे मेवों जैसे पिस्ते, बादाम और किशमिश पर काफी जोर था। बाहर से आने वाले किसी नामचीन शख्सियत की खूब आवभगत होती थी। इस पर काफी पैसे खर्च किए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को शराब तो खुलकर मुहैया कराई जाती थी। इंडोनेशिया के सुमात्रा में कंपनी के 19 कर्मचारियों ने एक साल में 894 बोतल वाइन, 600 बोतल फ्रांस शराब, 294 बोतल बर्टनेले, 2 पाइप और 42 गलन मदेरिया, 274 बोतल चाड़ी और 164 गलन गोवा की अरक गटक डाली थी। कंपनी को जब इसका पता चला तो उसने ये जानने की कोशिश की कि कहीं इतनी शराब पीकर कर्मचारी आपस में झगड़ा तो नहीं कर रहे थे। दौर में आज से ज्यादा सरकारी छुट्टियां होती थी। हालांकि 1817 में सरकारी छुट्टियों में भारी कटौती की गई थी। कर्मचारियों को सिर्फ क्रिसमस की छुट्टी की इजाजत थी। साथ ही कर्मचारियों को उनके काम के साल के हिसाब से 1 से 4 दिन की छुट्टी दी जाने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में लोगों को रोजाना 12 से 13 घंटे तक काम करना पड़ता था। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। बीच में लंच के लिए 2 घंटे की छूट मिलती थी। लोगों को शनिवार को भी काम करना पड़ता था। हालांकि कर्मचारियों की निगरानी में सख्ती नहीं होने से कई लोग इसका फायदा भी उठाते थे। जैसे कि 1727 में निदेशकों को पता चला कि जॉन स्मिथ नाम का एक कर्मचारी 16 महीनों से काम पर नहीं आ रहा था और तनख्वाह पूरी ले रहा था। कंपनी के गोदामों में काम करने वालों को दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करना पड़ता था। इसमें भी आधे घंटे का ब्रेक मिलता था। वहीं बंदरगाहों में काम के घंटे 10 से 12 तक थे। विदेशों की फैक्ट्रियों में काम करना आसान था। लोग आराम से काम करते थे।
काम और आराम के बीच अच्छा संतुलन था। आज अमेरिका में केवल आधे लोग अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं। वहीं फ्रांस में केवल 43% और जर्मनी में 34% लोग नौकरी से खुश हैं। सोचिए, आज से 200 साल पहले अपनी नौकरी के बारे में लोग क्या सोचते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को अपनी नौकरी से कितनी संतुष्टि थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के वो कर्मचारी जिन्हें विदेश यात्रा करनी पड़ती थी, उनके लिए जिंदगी मुश्किल थी। हादसे, बीमारियां, जंग, सबके सब मौत के मुंह में धकेलने वाले खतरे थे। एक अंदाजे के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी के एशिया में तैनात आधे कर्मचारियों को अपनी नौकरी के दौरान जान गंवानी पड़ती थी। वहीं इंग्लैंड में काम करने वाले कर्मचारी अपनी नौकरी से बोर होते थे। कुछ तो इतने बोर हो जाते थे कि काम ही नहीं करते थे। इस बारे में कंपनी के एक कर्मचारी चार्ल्स लैम्ब ने अंग्रेज कवि विलियम वर्ड्सवर्थ को चिट्ठी लिखी थी और खुलकर अपनी बोरियत का इजहार किया था। नौकरी से बोर होने के बावजूद उसने 3 साल ज्यादा काम किया और 8 साल पेंशन ली थी। इन बातों से साफ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, लेकिन आज जैसी एमएनसी नहीं। इसके पास ताकत थी, पैसा था, सेना थी, जासूसी विभाग था। इसने भारत समेत कई देशों में अंग्रेजों का राज स्थापित किया। मगर हर चीज का एक दौर होता है। 1857 में भारत में बगावत के बाद कंपनी का बुरा दौर शुरू हुआ। 1874 में अंग्रेज सरकार ने कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया।